A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ बेटे आज का हमारा मौजू चल रहा है ख्वाजा हैदर अली आतश की गज़लों के सवालात। कल तक हमने इन्हीं गज़लों के कुछ सवालात वजाहत किए हैं, तो आज का सवाल जो है हमारा इसी लेसन से इन्हीं गज़लों से सवाल नंबर 5 है। ये आतश के हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात। सवाल नंबर 5 है ये निसाबी किताब का, हैदर अली आतश की गज़लों का, आतश के हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात कलम बंद कीजिए। तो आज का हमारा लेसन है ख्वाजा हैदर अली आतश की सवाना हयात या हालात ज़िंदगी और इसके अदबी खिदमात या अदबी खिदमात, या हम इसको कहते हैं खुसूसियात कलाम। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं सवाना हयात ऑफ सवाना हयात हैदर अली आतश की। नाम ख्वाजा हैदर अली आतश तखल्लुस, नाम ख्वाजा हैदर अली आतश तखल्लुस और वतन फैज़ाबाद था। वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था, जो दिल्ली से हिजरत करके फैज़ाबाद आए थे। आतश 1777 ईस्वी में फैज़ाबाद में ही पैदा हुए। छोटी उम्र में ही बाप का साया सर से उठ गया, जिसकी बिना पर उनकी तालीम मुकम्मल न हो सकी, लेकिन उनकी शायराना सलाहियतें जल्द ही उभर आए और उन्हें नवाब मोहम्मद तकी खान तुर्की के दरबार तक पहुंचा दिया। इन्हीं शायराना सलाहियतों ने फैज़ाबाद की फ़िज़ा उन्हें रास न आई, तो नवाब तुर्की के साथ वो लखनऊ चले आए और फिर वहीं के हो रहे। उनके मिजाज में एक फ़कीराना अंदाज था, जो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। उम्र का बेशतर हिस्सा तंगदस्ती और सख्ती के साथ गुजारा, मगर किसी के आगे अपना हाथ न फैलाया। नवाब अवध से 80 रुपये माहाना मिलते थे, तो इसी पर गुजारा चलता था। आखिरी उम्र में उनकी बीनाई जाती रही, जिसकी वजह से इधर उधर जाना तर्क कर दिया और अपने छोटे से मकान में ही बैठे रहते थे, जहाँ हर वक्त शागिर्दों का आना जाना लगा रहता था, तांता बंधा रहता था। आखिर 70 साल की उम्र में 1847 ईस्वी में लखनऊ में ही वफ़ात पाई। जहाँ बेटे ये थे इनके हालात ज़िंदगी या सवाना हयात। तो अब हम अदबी खिदमात या खुसूसियात कलाम की वजाहत कर लेंगे। जहाँ बेटे आतश का दर्जा उर्दू शायरी में गूनागून खुसूसियात का हामिल है। आतश के मिजाज में जो कलंदराना शान थी, वो उनकी शायरी में भी नज़र आती है। उनका लहजा बुलंद आहंग था। वो छोटी और मामूली बात को भी बड़ी शान शौकत से बयान करते थे। उनकी शायरी में ज़िंदगी और इंसान की अज़मत का एहसास मौजूद है। उर्दू गज़ल की तारीख़ में आतश पहला शायर है जिसके यहाँ ज़िंदगी के बारे में असबाती यानी सबाती नुक्ता नज़र मिलता है। वो यास और नाउमेदी से कोसों दूर हैं। आतश की ज़बान साफ
عام فہم اور مؤثر ہے۔ روزمرہ اور عام بول چال کی زبان کو وہ شاعرانہ حسن کاری سے شیرینی بخش دیتے ہیں۔ محاورات کا استعمال کرنے میں بھی ان کو ملکہ حاصل ہے۔ ان کے کلام میں جاذبیت، تاثیر اور لطافت موجود ہے۔ رنگینی و شوقی اور مضمون کا اختصار ان کے کلام کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ ان کے کلام میں تصوف کی چاشنی بھی ہے اور مستی و سرشاری بھی۔ ان سب کے باوجود وہ لکھنؤ کے شاعرانہ ماحول سے متاثر نظر آتے ہیں۔ دبستان لکھنؤ کے شاعراں میں آتش کا انداز بیان انفرادی حیثیت رکھتا ہے اور انہی انفرادی اوصاف کی بدولت آتش کا شمار اردو کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے۔ آتش کی شاعری کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آتش بنیادی طور پر ایک سنجیدہ صوفی شاعر تھے۔ ان کے کلام کا جو حصہ عشقیہ شاعری پر مبنی ہے وہ سب لکھنؤ کے اس ماحول کی دین ہے جس میں آتش پلے بڑھے اور شاعری کی۔ آتش نے صرف صنفی غزل میں ہی طبع آزمائی کی اور اپنی شیریں زبان سے غزل کو زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ ان کی غزل گوئی ایک مسلسل سعی ہے۔ وہ صاحب طرز غزل گو تھے۔ ان کے کلیات میں سوائے غزلوں کے کسی دوسری صنف کا نشان تک نہیں ہے۔ اردو شاعری کی پوری تاریخ میں آتش سے پختہ اور استوار تر غزل کا وفادار شاید ہی کوئی اور ملے۔ ان کے شاگردوں میں رند، صبا، خلیل، نسیم اور مرزا شوق بہت مشہور ہوئے۔ جہاں بیٹے یہ تھا آج کا لیسن خواجہ حیدر علی آتش کی سوانح حیات یا خصوصیات کلام۔ تو اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں، باقی اللہ نگہبان، والسلام، اللہ حافظ۔